अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिज़नेस इकनॉमिक्स ECO 400 के तीसरे लेक्चर में खुश आमदीद। सबसे पहले हम पिछले लेक्चर का लेक्चर 2 का ओवरव्यू करेंगे, उसके बाद आज के लेक्चर की इब्तिदा करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा? वी डिस्कस बेसिकली वी स्टार्टेड द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, and we talked about the first part of market forces, which is demand. So economists basically use the model of supply and demand to analyze competitive markets, and we also discussed what is competitive markets. The market where there are large number of buyers and sellers, and each of whom has little or no influence on the market price. Such type of market is called a competitive market. So what is demand then? We discussed about demand. So demand is the quantity which consumer is able and willing to purchase at a certain price. And then we have discussed the law of demand. And what was the law of demand? हमने बताया, हमने सीखा there is inverse relationship between price and quantity demanded. डिमांड और तलब का आपस में, डिमांड और प्राइस का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। उसके बाद हमने इसको एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड ग्राफ, एंड वी हैव ड्रॉन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व बनाया। डिमांड कर्व क्या है? जो कि रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, एंड वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर दैट रिलेशनशिप इज नेगेटिव एंड डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. नाउ दैट रिफ्लेक्ट्स, दैट शोज दैट इफ प्राइस गोज अप, demand will go down and vice versa. After that, we have discussed the determinants of demand and what is the difference between shift in demand and change in quantity demand. So whenever there is a change in demand due to change in the price, the consumer will move along the demand curve from point A to point B. So in this case, there will be a change in quantity demand. And if the demand curve shifts due to the change in the determinants of demand, so then there will be a shift in the demand curve upward or downward. So what were the determinants that we have discussed last time? Just an overview करते हैं उनका. One of the determinant was the income of the consumers. अगर कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड कर्व राइटवर्ड पे शिफ्ट हो जाता है, अगर इनकम कम होती है तो डिमांड कर्व इनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह हमने कुछ और डिटर्मिनेंट्स की बात की। उनमें से एक डिटर्मिनेंट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स था। अगर किसी रिलेटेड गुड की प्राइस में तब्दीली आती है तो दूसरी चीज़ की तलब में तब्दीली आती है। अगर सपोज हम ये कहते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ गुड्स व्हिच आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईदर, लाइक इफ वी टॉक अबाउट टी एंड कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी की प्राइस में इजाफा होता है तो टी की डिमांड और तलब बढ़ जाती है, एंड वाइस वर्सा। कुछ अशिया लाज़िम मलज़ूम होती हैं जिनको हम कम्प्लीमेंट्री अशिया का नाम देते हैं। उनमें से अगर किसी एक चीज़ की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, यानी कि उन दो चीज़ों की प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कार की प्राइस बढ़ती है तो पेट्रोल की जो डिमांड है, जो पेट्रोल की जो तलब है, वो कम हो जाती है। तो दिस इज़ हाउ द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैन इफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द अदर प्रोडक्ट। दिस वाज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट. The other determinants are the expectations of the consumers. Now, if consumer expect कि फ्यूचर में किसी एक चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी तो प्रेजेंट में उस चीज़ की डिमांड कम या ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड का अकॉर्डिंगली अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने बात की चौथे डिटर्मिनेंट्स की. अनदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आर शिफ्टर ऑफ डिमांड विच इज़ द नंबर ऑफ बायर्स. इफ़ द नंबर ऑफ बायर्स विल गो अप then the demand
will increase and demand curve will shift rightward. If number of buyers goes down, and the demand curve will shift inwards in this case. So this is how the demand can shift upward and downward. And then we stopped our previous lecture here. So we finish up with the first part of market forces. So what is the outline of the 2 days lecture? We will start from the supply curve, the second part of the market forces, that is supply, and then we will see the difference between market supply and individual supply. After that we will discuss shifts in the supply curve, what are the shifters, what are the determinants of supply curve, and then finally we will determine equilibrium in the market, how equilibrium is determined in the market, what is the equilibrium price, what is the equilibrium quantity, demand and supply. So that would be the last part of today's lecture number 3. So आज के लेक्चर की इब्तिदा करते हैं सप्लाई से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सप्लाई को डिफाइन करेंगे. व्हाट इज क्वांटिटी supplied? So quantity supplied is the amount of a good that sellers are willing and able to sell at a certain price, right? So supply क्या चीज़ है? जो seller किसी चीज़ की एक ख़ास मिकदार एक ख़ास कीमत पर बेचने के लिए able भी हैं, they are in a position to sell and they are willing to sell that product at a certain price. तो उस चीज़ को हम कहते हैं supply of the product. इसी से हम इस चीज़ को हम सप्लाई के फिनोमेना को आगे बढ़ाते हैं और लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं. सो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है हमें? दैट it tells us that there is a positive relationship between price and supply of the product. अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है, और अगर सप्लाई कम होती प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है. What this means that there is a direct or positive relationship between price and supply of the product. Now what is supply curve? The supply curve basically shows the relationship between price and quantity supplied. Supply curve निकालने के लिए, ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले we have to draw a supply schedule or table which explains the relationship between price and quantity supplied. तो इस टेबल में अगर आप देखें तो in column 1 we have the price of ice cream cone. On the second column we have quantity of cone supply. So if we look at when the price is $0, the quantity supplied in the market is also 0. When price is 0.5, supply again is 0. When price further goes up from 0.5 to $1, quantity supplied increases from 0 to 1 unit. And then if price further goes up from 1 to 1.5, then supply also goes up from 1 to 2. If there is further increase in price from 1.5 to $2, then the supply will go up from 2 to 1 to 2 and 2 to 3. And if price further goes up from 2 to 2.5, then supply will go up from 3 to 4. And finally, when the price further goes up from 2.5 to 3, the supply quantity supply will go up from 4 to 5. So इस टेबल से क्या नतीजा अखज़ होता है? हमने देखा कि जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई जो है मार्केट में वो बढ़ी है. तो दिस एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई एंड दैट टेल्स अस दैट सप्लाई और प्राइस का जो आपस में रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है, बिलवास्ता है. अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड सप्लाई भी बढ़ जाती है, अगर प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है. तो दिस टेल्स अस एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ सप्लाई. नाउ इसी चीज़ को हम ट्रांसलेट करेंगे डायग्राम में, एंड दैट विल गिव अस द सप्लाई कर्व. इफ यू लुक इन दिस डायग्राम, on y-axis we are measuring the price of ice cream cone. On x-axis we are taking the quantity of ice cream, quantity supplied of ice cream cones against price 0.5. And when the price is 0, then quantity is also 0.
When the price is 0.5, quantity again is 0. When the price is 1, if we see, we draw a line, when the price is 1, quantity supplied is also 1. When price is 1.5, then the quantity is 2. We got another point, another combination. So when price is 1, increase from 1.5 to $2, then the quantity supplied is 3. We got another point. And if price further goes up from 2 to 2.5, then quantity supplied will further go up from 3 to 4, and so on. So if we combine all these points, so we will get the supply curve. So अगर आप इस curve को देखें तो this is positively sloped, and that shows that with the increase in price, quantity supplied is increasing. And this curve is known as the supply curve. Now we would like to differentiate between the two terms, like what is the difference between market supply and individual supply. Market supply basically is the sum of all individual supplies for all sellers of a particular good or service in the market. Now if suppose market consists of 10 sellers of a particular product, तो अगर हम हर seller की supply जो है उस चीज़ की अगर उन 10 सेलर्स की सप्लाई को जमा कर लें तो हमारे पास मार्केट सप्लाई आ जाएगी, और जो एक इंडिविजुअल सेलर की सप्लाई है, सो दैट इज़ द इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट. अगर हम इन 10 सेलर्स की सप्लाई को जमा कर लेते हैं, जो हमारे पास सप्लाई आती है उस प्रोडक्ट की या सर्विस की, सो दैट वुड बी ए मार्केट सप्लाई. सो मार्केट सप्लाई इज़ द सम अप ऑफ द सप्लाईज ऑफ ऑल द सेलर्स इन द मार्केट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, and the individual supply is the supply of a particular seller of a product. Now graphically, the shape of both supply curve, whether it is market supply curve or individual supply curve, is same. Like it is a positively sloped like individual supply curve, and the relationship between price and market supply is the same as for the individual supply curve. If price goes up, the market supply will also go up. If price goes down, market supply will also go down. So the shape of the curve in case of both individuals and market supply curve is same, and that is positively sloped. So this is how we can explain the difference between supply and individual supply. तो हमने क्या इसमें से नतीजा अखज़ किया कि अगर हम जितने भी सेलर्स हैं मार्केट में किसी एक प्रोडक्ट के, अगर उनकी सप्लाई को हम जमा कर लेते हैं तो हमारे पास मार्केट सप्लाई आ जाती है, और दोनों कर्व्स की जो शेप है इंडिविजुअल सप्लाई की और मार्केट सप्लाई की वो सेम है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है, और प्राइस और सप्लाई में वेदर इट इज़ इंडिविजुअल और मार्केट दोनों के दरमियान प्राइस का जो रिलेशनशिप है पॉजिटिव है. यानी कि अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ जाती है, वेदर इट इज इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई. इफ प्राइस गोज डाउन तो सप्लाई विल गो डाउन. नाउ वी वुड लाइक टू डिस्कस द शिफ्ट्स इन द सप्लाई कर्व एंड द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. Now what are the shifters of the supply curve, or what are the determinants of supply curve? First determinant of supply curve is input prices. Input prices जो हैं, what we mean by input prices? The prices of the input which are used to produce a certain product. Like for example, किसी चीज़ को produce करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? We need labor, we need capital, we need land. So these are the inputs. We need raw material for the production of a certain product. So input prices mean the price of input which is used in the production of a product. अगर इनकी input की prices change होती हैं तो this will affect the supply of the product, and accordingly the supply curve can shift rightward or leftward. Now suppose if the price of input goes up, what will happen? Price बढ़ती है तो cost of production क्या होगी? सेलर की, प्रोड्यूसर की बढ़ जाएगी. जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा? प्रोड्यूसर्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लेस एंड दे विल सप्लाई लेस इन द मार्केट. तो विद द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट, what will happen to the supply of the product in the market? Supply will go down and supply curve will shift leftward.
and if prices of inputs goes down, the cost of production will also go down, so the producers start producing more and supply more in the market, and the supply curve will shift rightward. तो हमने क्या देखा कि इनपुट की जो प्राइसेस है उनमें अगर तब्दीली आती है तो वो सप्लाई को इफेक्ट कर सकती है. अगर प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो सप्लाई कम हो जाती है, और अगर प्राइसेस कम हो जाती है तो सप्लाई बढ़ जाती है. टेक्नोलॉजी इज द एन अदर डिटर्मिनेंट, एक और फैक्टर है, डिटर्मिनेंट है, शिफ्टर है सप्लाई में. नाउ अगर इफ द प्रोड्यूसर यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्या होगा? द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज and then the supply curve will shift rightward. But if the producer use old machines, old method of productions, so what will happen? Production कम होगी तो supply कम होगी, and the supply curve will shift leftward. So technology है, technology can also alter the or change the supply of the product. अगर नई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी एंड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. और अगर ओल्ड टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं तो क्या होगा? उसकी जो सप्लाई है कम हो जाएगी और सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. दिस वाज द सेकंड डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई और शिफ्टर ऑफ सप्लाई. नाउ द थर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई इज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सेलर्स. जो तवक्कुआत हैं सेलर्स की वो भी अल्टर कर सकती हैं सप्लाई को, और सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर सकती हैं. कैसे? अगर प्रोड्यूसर जो हैं, सप्लायर्स जो हैं, सेलर्स जो हैं एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, तो क्या होगा? एट प्रेजेंट वो उस चीज़ की सप्लाई कम कर देंगे और होल्ड ऑन कर लेंगे फॉर द फ्यूचर सप्लाई. सो व्हाट विल हैपन टू द सप्लाई एट द प्रेजेंट? हाल में क्या होगा? सप्लाई कम हो जाएगी और उसकी जो सप्लाई कर्व है इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. इसी तरह वाइस वर्सा, अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाएगी तो क्या होगा? प्रेजेंट में उस चीज़ की सप्लाई बढ़ा देंगे. दे विल लाइक टू सेल मोर एट प्रेजेंट एंड सेल लेस इन फ्यूचर. सो द सप्लाई एट प्रेजेंट विल इंक्रीज एंड द कर्व विल शिफ्ट rightward. So this is how the expectations of sellers or producer can change or alter the supply of product. Another determinant, last determinants of supply is the number of sellers in the market. अगर number of sellers या सप्लाई करने के जो लोग हैं किसी चीज़ को मार्केट में, उनमें इजाफा हो जाता है, and if there are more producers in the market, production in the production line, there are more producers, sellers of the product in the market, what will happen? The supply will go up and the supply curve will shift rightward. And if the number of sellers goes down, what will happen to the supply? Supply will also go down and the curve will shift inward. So these are the factors, these are the determinants that can change the supply, and the supply curve will shift accordingly rightward or लेफ्टवर्ड. तो इनको रिव्यू कर लेते हैं कि हमने 4 डिटर्मिनेंट्स पढ़े सप्लाई के. कौन कौन से? हमने कहा कि इनपुट प्राइसेस जो हैं वो इफेक्ट कर सकते हैं सप्लाई को. अगर प्राइसेस, इनपुट प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है. अगर प्राइसेस कम होती हैं इनपुट्स की तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है एंड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. The other determinant, the second determinant जो हमने देखा वो टेक्नोलॉजी पे हमने बात की. अगर नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, सप्लाई चीज़ों की बढ़ जाती है और सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. अगर प्रोड्यूसर जो है ओल्ड टेक्निक्स यूज़ करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, ओल्ड मशीनरी यूज़ करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो क्या होगा? उससे सप्लाई कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी और सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट. एक्सपेक्टेशंस of the sellers can also alter
द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। अगर प्रोड्यूसर्स और सेलर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी चीज़ की प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएगी तो प्रेजेंट में उसकी सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई कर्व इनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। और अगर प्रोड्यूसर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी चीज़ की कीमत फ्यूचर में कम हो जाएगी तो उसकी प्रेजेंट में सप्लाई बढ़ जाती है और राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है सप्लाई कर्व। तो तवक्कुआत जो है सेलर्स की अबाउट द प्राइस ऑफ ए सर्टेन प्रोडक्ट कैन आल्सो चेंज द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। एंड लास्टली जो हमने देखा, नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं अगर बढ़ जाते हैं मार्केट में तो सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। और अगर नंबर ऑफ सेलर्स कम हो जाते हैं तो सप्लाई कम हो जाती है और सप्लाई कर्व इनवर्ड शिफ्ट हो जाता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नाउ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जैसा कि हमने डिमांड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, जैसा कि हमने डिमांड में देखा कि अगर कंज्यूमर जो है प्राइस मूव करता है ऑन द सेम डिमांड कर्व, सो दैट इज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। सिमिलरली इफ द प्रोड्यूसर और द सेलर मूव along the same supply curve, so that means there is a change in quantity supply, and that change is due to change only in price. So whenever the change in quantity supply is due to change in price, the producer or the seller will move along the same supply curve, and that change is called or known as the change in quantity supplied. So this is the difference between the shift in demand and the change in quantity demand. The shift in supply and change in quantity supply. Shift in supply होती है due to determinants of supply. The change in quantity supplied is due to change in price. So this is the major difference between shift in supply and change in quantity supply. Now, अगर आप इस ग्राफ में आप देखें, ऊपर वाले ग्राफ में तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सप्लाई कर्व है, एस इज द सप्लाई कर्व एंड वी हैव 2 पॉइंट्स ऑन द सप्लाई कर्व। एक जो पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट सी है। पॉइंट ए पे प्राइस क्या है? पॉइंट ए पे प्राइस 1 है, अगेंस्ट 1 वी हैव 1 क्वांटिटी सप्लाई। पॉइंट सी पे प्राइस इज 3 एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज 5. So producer or supplier has moved from point A to C on the same curve but at different price and different quantity supplied. So this is called movement along the supply curve, and this is the change in quantity supplied. So a rise in the price of ice cream cones results in a movement along the supply curve, and that will bring a change in quantity supplied. इसी तरह अगर हम शिफ्ट्स की जब बात करते हैं, चेंज इन सप्लाई की जब हम बात करते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कि ड्यू टू शिफ्टर्स इन द सप्लाई कर्व, ड्यू टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कर्व, द सप्लाई कर्व कैन शिफ्ट राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। तो जब हम उसकी बात करते हैं तो उस वक्त जो सप्लाई में चेंज आती है तो सप्लाई बढ़ती है या कम होती है, और अकॉर्डिंगली जो सप्लाई कर्व है राइटवर्ड शिफ्ट होता है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। इसमें अगर हम देखें नीचे वाले डायग्राम में, S1 is the original supply curve with a blue line. This is the original supply curve. So whenever there is an increase in supply due to any of the factors, due to any of the determinant of the supply, जो कि हमने अभी देखे कि 4 determinants हमने देखे, input of prices, technology, expectations and नंबर ऑफ सेलर। किसी एक फैक्टर्स की वजह से अगर सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई कर्व अगर आप देखें इज शिफ्टेड फ्रॉम S1 to S2 rightwards, right? So this is increase in supply. Then if due to any factor, if there is a decrease in supply, the supply curve will shift leftward inwards from S1 to S3. So this is how we can show or reflect the change in supply and the shift in supply due to the determinants of supply are the shifters of supply. So this was all about the supply. तो हमने दोनों को अलग-अलग दोनों मार्केट फोर्सेस को अलग-अलग देखा। लास्ट लेक्चर में हमने डिमांड के बारे में पढ़ा, डिमांड के क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, डिमांड कर्व क्या चीज़ है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, और अभी जो है आज के शुरू के लेक्चर में हमने ये देखा कि सप्लाई क्या चीज़ है, हाउ वी कैन डिफाइन सप्लाई, व्हाट इज़ लॉ ऑफ सप्लाई, एंड देन उसके बाद हमने देखा कि व्हाट आर द शिफ्टर्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। नाउ
अब हम दोनों फोर्सेस को इकट्ठा करेंगे, सप्लाई एंड डिमांड को टुगेदर इन वन टेबल, वन डायग्राम, एंड would like to determine the equilibrium in the market. अगर हम दोनों forces को एक ही जगह इकट्ठा करने का मकसद ये है to determine or bring equilibrium in the market. Now what is equilibrium basically? Equilibrium refers to a situation in which the price has reached the level where quantity supplied equals quantity demand. So equilibrium as a situation एक ऐसी सूरत हाल होती है जहाँ के प्राइस एक ऐसे लेवल पे पहुँचती है जहाँ पर क्वांटिटी डिमांड जो है क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर होती है, और इस सूरत हाल को हम कहते हैं कि मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम. राइट नाउ there are two things which are in equilibrium. One is the equilibrium price, the other is equilibrium quantity. Now what is equilibrium price? The price that balance the quantity supplied and quantity demand. And अगर हम ग्राफ की बात करें, it is the price at which the supply and demand curve intersect each other. जहाँ पे दोनों curves आपस में intersect करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं, तो that is the equilibrium price. So the price that keeps the balance, that brings the balance in quantity supplied and quantity demand, so that is the equilibrium price. And on graph, this is a point, this is a price at which demand and supply curve intersect each other. The second thing in equilibrium is the equilibrium quantity. This is the quantity supplied and quantity demand at the equilibrium price. And if we talk about the graph, and this is the quantity where demand and supply curve intersect each other. So इस फिनोमेना को, the equilibrium in the market को सबसे पहले हम इस नीचे वाले टेबल में देखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि how we can determine equilibrium in the market, and then we will translate this equilibrium, this table, and bring equilibrium in the market with the help of diagram. So on left side we have the demand schedule, on the right side we have the supply schedule. So if we look at the price, when the price is 2 in both tables, so we can see that the quantity demand in first table is 7, and at the same time when the price is 2 in table 2, then the quantity supplied is also 7. So price 2 is the equilibrium price in this market where both quantity demand and quantity supplied are same. तो ये जो कीमत है, दो जो प्राइस है इस चीज़ की, आइसक्रीम कोन की, इस पे क्वांटिटी डिमांड भी 7 है और क्वांटिटी सप्लाइड भी 7 है, तो इस प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस का नाम देंगे, और जो 7 क्वांटिटी डिमांड और सप्लाइड जो इस प्राइस पे बराबर हैं उसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का नाम देंगे. सो इक्विलिब्रियम प्राइस इन दिस टेबल इज 2 and equilibrium quantity, demand and supply is 7. Now we can explain the same phenomena, that is the equilibrium in the market, with the help of diagram also. अगर आप ऊपर वाले डायग्राम में आप देखें, there is a demand curve which is downward sloping, as we know from the previous lecture कि demand वर्ड negatively sloped होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है because of law of demand. And then we have a supply curve which is positively sloped, जैसा कि अभी हमने देखा कि this is because of the law of supply, क्योंकि price और supply में positive relationship होता है, that is why we have a positively sloped supply curve. Now these two curves are intersecting at a point, and that point जहाँ पे ये दोनों curve आपस में intersect कर रहे हैं, this is the point, and this is known as the equilibrium in the market, right? Now at this point, if we go towards price, we have equilibrium price which is $2, and if we go to the x-axis, so we find quantity demand and quantity supplied which is 7. So with the help of this diagram we can conclude that market is in equilibrium, market तवाज़न में है ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस पॉइंट पे जो प्राइस है वी हैव द इक्विलिब्रियम प्राइस विच इज 2 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई विच इज 7. बट यू नो कुछ हालात में बाज़ औक़ात प्राइस मार्केट जो है इस इक्विलिब्रियम में नहीं होती, तो अब हम कोशिश करेंगे कि उस को एक्सप्लेन करें कि व्हेनेवर सम टाइम देयर इज डिसइक्विलिब्रियम इन द मार्केट,
या मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो वो कौन सी सूरत हाल होती है और किस तरह उस सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर आप नीचे वाले डायग्राम में देखें जिसमें हम उसकी दो बेसिकली पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक एक्सेस सप्लाई की हम बात करेंगे और दूसरी शॉर्टेज की बात करेंगे। कि सपोज इस नीचे वाले डायग्राम में अगर देखें, इफ द प्राइस इज एनी प्राइस इज अबव देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, हियर अगर आप देखें इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी है 2, जिस पे सप्लाई और डिमांड कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम प्राइस के अगेंस्ट क्वांटिटी डिमांड है, क्वांटिटी सप्लाई है, विच इज 7। नाउ सपोज इफ द प्राइस इज अबव देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? So if the price is the price is 2.5, at this price quantity demand is 4, quantity supplied is 10. Now the difference between 10 and 4 is what? This is known as the surplus. This is known as the excess supply of the product. Because price goes up from 2 to 2.5, what will happen? Producers start producing more and the consumers start demand less. So what will happen? So the gap between supply and demands become widen, zyada hota gaya, and that gap is known, that the difference is known as the excess supply or the surplus of the product. Now, whenever there is this kind of situation, when the market is not in equilibrium, there is excess supply of the product, what will happen? When there is excess supply of the product, what will happen? Producers start or sellers start decreasing the price of the product because they want to sell their product in the market, because there is no demand. So they want to create demand of the product, they want people to buy their product. So क्या करेंगे? जब excess supply होगी तो price कम होना शुरू होगी। जब price कम होगी तो क्या होगा? This will affect supply and demand separately. जब price कम होगी तो supplier जो हैं अपनी supply कम करेंगे एंड दूसरी साइड पे डिमांड जो है कंज्यूमर बढ़ा देंगे। तो सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो मार्केट मूव्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, टू द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। सो हमने क्या नतीजा खस किया कि अगर टेम्परेरी किसी वजह से मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं है तो देयर आर ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर दैट स्टार्ट वर्किंग in the situation of disequilibrium in the market, and those automatic stabilizers bring the market equilibrium again, and that is how the market comes into equilibrium. एक दूसरी फिनोमिना का एक्सप्लेन करते हैं शॉर्टेज को। So when will be the shortage? So whenever we have a price below than the equilibrium price, in that case the quantity demand will be greater than the quantity supplied. So what will happen when demand is more, supply is less, the gap between demand and supply has increased. So that gap is known as the shortage or excess demand of the product, and the market is in disequilibrium. So we explain this phenomena with the help of this diagram. We have a demand curve and then we have a supply curve. Both curves are intersecting at a point which determines equilibrium in the market, and we have an equilibrium price which is $2 and then equilibrium quantity demand and supply which is $7. अब हम कहते हैं कि अगर प्राइस जो है is less than the equilibrium price, तो उस पे देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। Suppose the price is 1.5, अगर इस डायग्राम में अगर आप देखें at 1.5 what is the situation in the market? इस प्राइस को अगर हम इस लाइन ड्रॉ करें और टूवर्ड्स इन दोनों ग्राफ्स की तरफ जाएं तो दिस लाइन इंटरसेक्ट द सप्लाई कर्व हियर and determines the supply is 4, and then if we extend the line to the demand curve, so the demand here is 10. So quantity supplied at this price is 4, quantity demand is 10, so the difference is of 6 units. So this difference is known as the shortage of the product. शॉर्टेज क्यों होती है? क्योंकि प्राइस जो है इक्विलिब्रियम से कम हो गई। जब प्राइस कम होती है तो सप्लायर लेस सप्लाई करते हैं, डिमांड जो है कंज्यूमर्स की बढ़ जाती है, तो ये डिफरेंस इसी तरह बढ़ता जाता है, एंड दैट क्रिएट्स द शॉर्टेज और
किसी चीज़ की कमी जिसे आप कहते हैं उस कमी हो जाती है मार्केट में, तो this is the another condition or situation when we have disequilibrium in the market, when the market is not in equilibrium. But again, like in the previous case, जब disequilibrium आता है या excess demand होती है मार्केट में, तो क्या हमें सूरत हाल नज़र आ रही है? In case of excess demand, तो what will be the effect of excess demand on demand and supply or price of the product? जब एक्सेस डिमांड होती है तो क्या होगा? प्राइस जो है चीज़ की बढ़ा देंगे सप्लायर जो हैं, बिकॉज दे नो दैट देयर इज अ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. लोग उस चीज़ को खरीदना चाहते हैं. जब लोग उस चीज़ को खरीदना चाहते हैं तो सप्लायर जो हैं, प्रोड्यूसर जो हैं, उस चीज़ की क्या करेंगे? प्राइस बढ़ा देंगे. जब वो प्राइस बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इट हैज़ टू इफेक्ट्स ऑन सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड. तो जब प्राइस बढ़ती है चीज़ की तो क्या होगा? डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी. कंज्यूमर डिमांड कम कर देंगे एक साइड पे, दूसरी साइड पे सेलर जो है सप्लाई बढ़ा देंगे. तो जब डिमांड कम होगी, इधर से सप्लाई बढ़ेगी, तो मार्केट दोबारा इक्विलिब्रियम में आगे जाएगी, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई का एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन डिसइक्विलिब्रियम इन द मार्केट. और जब मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में होती है तो कुछ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होती हैं, ऑटोमेटिक फोर्सेस होती हैं जो कि काम करना शुरू कर देती हैं. जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर एक्सेस डिमांड होती है या एक्सेस सप्लाई होती है, शॉर्टेज होती है या सरप्लस होता है, तो ऑटोमेटिक जो फोर्सेस हैं वो काम करना शुरू कर देती हैं. दैट फोर्सेस इफेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. जब प्राइस पर इफेक्ट होती है तो उससे डिमांड और सप्लाई इफेक्ट होती है और दोबारा मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है. जब हम लॉ ऑफ सप्लाई और डिमांड की बात करते हैं तो दैट क्लेम द प्राइस ऑफ एनी गुड एडजस्ट टू ब्रिंग द क्वांटिटी सप्लाइड एंड द क्वांटिटी डिमांड फॉर दैट गुड इनटू अ बैलेंस. सो जो लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली है, जो लॉ ऑफ सप्लाई है, वो बेसिकली दैट इज द फैक्टर, that is the force, and those laws have the claim that whenever there is a disequilibrium in the market, so on law of demand और law of supply की वजह से मार्केट में दोबारा इक्विलिब्रियम आ जाता है. जैसा कि अभी हमने इन दोनों जो एक्सट्रीम केसेस हैं उनके हमने डिस्कस किया. अगर प्राइस ऊपर या नीचे होती है इक्विलिब्रियम से तो उसका क्या इफेक्ट होता है? सरप्लस होता है और शार्टेज होती है मार्केट में. जब सरप्लस और शार्टेज होती है तो जो लॉ ऑफ डिमांड जो है, लॉ ऑफ सप्लाई जो है, या ऑटोमेटिक्स जो फोर्सेज हैं वो काम करना शुरू करती हैं, एंड देन मार्केट कम्स इनटू इक्विलिब्रियम. नाउ we can analyze the changes in equilibrium in 3 steps. Number 1, decide whether the event shifts the supply curve or the demand curve or both. This is one step. Decide whether the shift or the shifts is on the left side or on the right side of the curve. The third, use the supply and demand diagram to see how the shift in the curve affect the equilibrium price and equilibrium quantity in the market. तो जैसा कि मैंने कहा, इस इक्विलिब्रियम को, जो मार्केट का इक्विलिब्रियम अभी हमने डिस्कस किया कि मार्केट इज एन इक्विलिब्रियम वेयर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट ईच अदर, इसको हम एनालाइज करने के लिए 3 स्टेप्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं. उसमें जो पहला स्टेप है जिसकी हमने अभी बात की, दैट इज़ हमें डिसाइड करना है जो शिफ्ट है सप्लाई में है या डिमांड कर्व में है या दोनों में है. दूसरा स्टेप उसका क्या है? हमने देखना है कि शिफ्ट जो है सप्लाई या डिमांड में वो लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है. एंड द थर्ड थिंग, वी नीड टू यूज द सप्लाई एंड डिमांड डायग्राम, और उसमें हमने देखना है कि इस शिफ्ट की वजह से how this shift can affect the equilibrium price and equilibrium quantity supplied and demand in the market. तो अभी इस डायग्राम में अगर आप देखें तो इसमें जस्ट हमने एज एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं कि if there is increase in demand, तो what will happen to the equilibrium price, what will happen to the equilibrium quantity in the market. अगर हम डिमांड बढ़ाते हैं तो ये डिमांड का जो बढ़ना है किस तरह इफेक्ट करता है मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस को और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को मार्केट में. अगर आप देखें इस डायग्राम में, एज यूजुअल वी हैव टू मेजर प्राइस ऑन वाई एक्सिस एंड
on x-axis we have to measure the quantity of the product. We have a demand curve D1, we have a supply curve with blue line. Both these two curves intersect each other at a point, and that is the initial, that point is known as the initial equilibrium. Because why this is initial equilibrium? Because हम अभी जो डिमांड को कम या ज़्यादा करेंगे, वो जो चेंज आएगी वो उससे हमें एक नया इक्विलिब्रियम मिलेगा, और दैट इक्विलिब्रियम बेसिकली विल बी ए न्यू इक्विलिब्रियम. इस इक्विलिब्रियम पे जो इक्विलिब्रियम प्राइस है इज 2 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई इज 7. नाउ सपोज इफ देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, व्हाट विल हैपन? क्या होगा जब तलब बढ़ती है किसी चीज की? तो क्या होगा डिमांड कर्व को? डिमांड कर्व जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है. सो इन दिस केस डिमांड कर्व विल शिफ्ट rightward, supply curve will remain same because we are only bringing a change in demand. So जब demand curve shift होता है तो the new demand curve है D2. Now this is curve is intersecting the supply curve, original supply curve at a point which is a new equilibrium in the market, because new demand curve is intersecting the existing supply curve at other point. So we got a new equilibrium point. अगर इस पॉइंट पे अगर आप देखें with the increase in demand or the shift in demand, what is the situation here now? The price has increased from 2.5 to 2.5 US dollar, and the quantity supplied and quantity demand has also increased from 7 to 10. So what we can conclude, any increase in demand, for example here if we are talking about the quantity of ice cream cones, the product is ice cream cones. So in hot weather, in summer, normally the demand of ice cream increases. So whenever summer came, तो समर में जो है, गर्मियों में जो है आइसक्रीम की तलब बढ़ जाती है. अब जब तलब बढ़ती है तो नेचुरली क्या होता है, उसकी प्राइस भी बढ़ती है और उसकी सप्लाई भी बढ़ती है और उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है. तो इक्विलिब्रियम जो है, at equilibrium we have a new price which is higher price than the original equilibrium, and new quantity supplied and demand which is higher than the original quantity demand and supply. Now shifts in curve versus movement along curve, how we can explain this phenomena, the difference between shift in curves and movement along the curves. Now a shift in the supply curve is called a change in supply. So whenever there is a change in supply, जब भी सप्लाई में तब्दीली आती है तो उसको हम शिफ्ट का नाम देते हैं. बट वेन एवर देयर इज ए मूवमेंट along a fixed supply curve, that is called change in quantity supplied. तो जब आप किसी एक ही सप्लाई कर्व पे, एक फिक्स सप्लाई कर्व पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करते हैं तो दैट इज द मूवमेंट along the supply curve. इसी तरह whenever there is a shift in demand curve is called a change in demand. जब डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट होता है राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड तो that is called shift in demand curve. But whenever there is a movement of the consumer from one point to another point on a fixed demand curve, so that is the change in quantity demand. तो movement जब होती है सप्लाई हो कर्व में या डिमांड में तो that is the change in quantity demand and supplied. But whenever there is a shift in supply or demand, so that will bring a change in demand or supply. So change और movement में फर्क क्या हुआ, जब भी shift आएगी तो that will bring change in demand or supply. जब movement होगी तो that will bring a change in quantity, demand and supply. So this is the difference between shift in curves and movement along the curves. एक और हम एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल के जरिए आपको कि अगर if there is a decrease in supply of the product, how this decrease in supply affect the equilibrium. अगर किसी वजह से किसी चीज़ की सप्लाई में कमी आती है तो उस चीज़ की जो कमी है किस तरह इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करती है, मार्केट इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करती है. इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको वी हैव अ डिमांड कर्व एंड देन वी हैव अ सप्लाई कर्व S1, and these two curves are intersecting each other at a point, and that point, if you look in the graph, is known as the initial equilibrium, because market is initially equilibrium at this point where S1 is intersecting demand curve and
एट दिस पॉइंट हमारी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो 2 है और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है डिमांड एंड सप्लाई इज 7. नाउ सपोज an increase in the price of sugar reduces the supply of ice cream. Why? How? Because अगर चीनी की कीमत बढ़ जाती है तो कास्ट आउट जो प्रोडक्शन है उसकी आइसक्रीम की वो बढ़ जाएगी. जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो नेचुरली जो सप्लाई है जो प्रोडक्शन है उस चीज़ की वो कम हो जाएगी. सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम S1 टू S2. अब जब सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा फ्रॉम S1 टू S2 और लेफ्टवर्ड, सो द मार्केट reaches at a new equilibrium which is also known as the new equilibrium because the new supply curve S2 is intersecting at this point to the original demand curve. And if we see what is the situation in the market, क्या सूरत हाल है मार्केट में इस equilibrium point पे, अगर हम देखें तो कीमत जो है वो 2 से 2 रुपये 50 पैसे बढ़ गई है और जो क्वांटिटी सप्लाई है और डिमांड है कम हो गई फ्रॉम 7 टू 4. तो नेचुरली जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो क्या होता है, उसकी सप्लाई भी कम हो जाती है. जब सप्लाई कम होती है तो नेचुरली डिमांड भी कम होती है, तो दोनों चीज़ें कम हो जाती हैं एंड वी गॉट एन इक्विलिब्रियम. तो दिस इज हाउ ए डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट कैन चेंज और ब्रिंग ए चेंज इक्विलिब्रियम इन द मार्केट. वी हैव सम अदर केसेस, कुछ और हम जो है इक्विलिब्रियम की कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि अगर हम डिमांड को चेंज करते हैं या सप्लाई को चेंज करते हैं अलग-अलग और डिमांड और सप्लाई को शिफ्ट करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ता है एंड हाउ दिस विल ब्रिंग ए चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई. और या हम अगर दोनों कर्व्स को शिफ्ट करते हैं, डिमांड को भी शिफ्ट करते हैं सप्लाई को भी शिफ्ट करते हैं, तो फिर देखेंगे कि इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ता है. इसमें मैंने अगर आप टेबल में देखें तो डिफरेंट सिनेरियोज़ की हमने बात की. अगर ऊपर आप देखें वी हैव 3 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम इज़ नो चेंज इन सप्लाई. सेकंड कॉलम में देखें वी हैव एन इंक्रीज इन सप्लाई. तीसरे कॉलम में अगर आप देखें वी हैव ए डिक्रीज इन सप्लाई. On the other side, on the left side of this table, we have 3 categories of demand, and in the first category is no change in demand, second is an increase in demand, and third is a decrease in demand. Now we see that if there is no change in demand and there is no change in supply, so what is going to happen in the market? So अगर सप्लाई भी चेंज नहीं हो रही, डिमांड भी चेंज नहीं हो रही, तो क्या सूरत हाल होगी. इसको आप ग्राफिकली ड्रा करके भी दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम इसको ड्रा करते हैं. As we know that we measure the price here, quantity here, this is the demand curve, this is the supply curve. Market is in equilibrium at point E, and this is equilibrium price, and this is equilibrium quantity, demand and supply. Now इस पहली सूरत हाल में हम देखते हैं अगर डिमांड में भी चेंज नहीं आती और सप्लाई में भी चेंज नहीं आती तो क्या होगा मार्केट में. Market will remain on the same equilibrium. There is no change. Price will remain same. Quantity will remain same. So market will remain same. Equilibrium at point E, and equilibrium price will be P star, and equilibrium quantity will be Q star. अब दूसरी चीज़ को हम देखते हैं जो कि अभी हमने देखा कि if there is no change in demand और increase in supply होता तो what is going to happen here. इसको हम ड्रा करते हैं. उसी तरह प्राइस को y एक्सिस पे लेंगे, क्वांटिटी को x एक्सिस पे लेंगे. ये हमारे पास डिमांड कर्व है, नेगेटिवली स्लोप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. ये हमारे पास सप्लाई कर्व है. मार्केट जो है इक्विलिब्रियम में है एट P स्टार एंड क्वांटिटी इज इक्विलिब्रियम इज Q स्टार. नाउ हमने देखा अगर हम प्राइस डिमांड में कोई चेंज नहीं करते, अगर इंक्रीज इन सप्लाई होता तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो supply curve will shift rightward from S0 to S1. Now this new curve intersect the equilibrium at E1, right. So this is new equilibrium is at E1. At this equilibrium क्या सूरत हाल है मार्केट में. We have a new price which is P1,
we have new equilibrium quantity supplied and demand which is Q1. तो what we can conclude, इससे क्या नतीजा खस कर सकते हैं, जबकि डिमांड में कोई तब्दीली ना आए और सप्लाई बढ़ जाए तो क्या होगा, जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस कम हो जाती है, विच इज शोन इन दिस डायग्राम, और जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, जो कि यहां से हमें नजर आ रहा है. तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ओनली एंड नो चेंज इन डिमांड. इसी तरह अगर हम बात करते हैं डिक्रीज इन सप्लाई की, वो हमने पीछे देख लिया. अब हम दूसरे कैटेगरी को लेते हैं डिमांड की. इफ वी इंक्रीज द डिमांड व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड नो चेंज इन सप्लाई. इसको हम ड्रा करते हैं, कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करें. This is price, this is Q, this is the demand curve, this is the supply curve, this is the equilibrium. Now if there is increase in demand and no change in supply, increase in demand will shift the demand curve from D0 to D1, and what is going to happen here, price has gone up and quantity demand has also gone up, so price will go up and Q will also go up. Next case क्या है कि if there is increase in demand and increase in supply also, what is going to happen in the market, what will happen to the price, what will happen to the quantity demand and supply. अगर आप इसका नतीजा देखें, आप इसका कंक्लूजन देखें, price is ambiguous but Q will go up. तो इस चीज को हम अभी अगली स्लाइड में ड्रा करके देखते हैं कि अगर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई भी बढ़ती है तो मार्केट में क्या सूरत हाल होगी. We measure price on y-axis, quantity on x-axis, original demand curve D0, original supply curve S0. Market is in equilibrium at E0 and price, equilibrium price is P0 and equilibrium quantity demand and supply is Q0. Now suppose, जैसा कि हमने पीछे देखा कि अगर डिमांड भी बढ़ती है और सप्लाई भी बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट होता है, तो उसको हम इस डायग्राम में देखने की कोशिश करेंगे. सपोज व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट फ्रॉम D0 to D1. When the supply will goes up, या supply will increase, तो supply कर्व किधर शिफ्ट होगा, supply कर्व rightward शिफ्ट होगा. So we will be somewhere here from S0 to S1. Now new equilibrium is at point E1. अगर आप इस पे देखें तो क्वांटिटी जो है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है from Q0 to Q1, और प्राइस जो है is ambiguous, price remains the same. So that was the conclusion in the previous table also, कि अगर हम एक ही वक्त में डिमांड भी बढ़ाते हैं और सप्लाई भी बढ़ाते हैं तो प्राइस पे जो उसका इफेक्ट है that remains ambiguous. ambiguous mean कि कोई क्लियर नहीं होता कि प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, बट दो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड है या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाई है या सिंपली क्वांटिटी कहेंगे तो दैट विल इंक्रीज. अगला केस क्या था, नेक्स्ट केस इज एन इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई. अगर हम डिमांड को बढ़ाते हैं और सप्लाई को कम करते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी मार्केट में. यहां आप देखें, इस साइड प्राइस मेजर करते हैं, इस साइड पे क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई. दिस इज द डिमांड कर्व D0, दिस इज द सप्लाई कर्व S0, दिस इज द इक्विलिब्रियम E0, P0 एंड Q0. नाउ सपोज हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, अगर डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए. नाउ डिमांड बढ़ने की सूरत में डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होगा, राइटवर्ड D0 to D1, और सप्लाई कम होने की सूरत में सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड from S0 to S1. So the new equilibrium is at point E1. Now what is happening here at E1, quantity at E1
the effect on quantity is almost the same, or you can say ambiguous, and the price will go up from P0 to P1. तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि अगर डिमांड बढ़ाते हैं और सप्लाई कम करते हैं तो क्या उसका रिजल्ट निकलता है, quantity is ambiguous, it can remain same, it can goes down, it can goes up. So it is not clear with the increase in demand and decrease in supply, but price will definitely go up. So this is the effect on equilibrium of increase in demand and decrease in supply. Next अगर हम देखें अगर हम ये कहते हैं कि there is a decrease in demand and there is a suppose increase in supply, तो क्या होगा, again price will go down. अभी जैसे हमने एक डायग्राम में देखा, और क्वांटिटी जो है is ambiguous, is not clear. जब अगर आप डिमांड को कम करते हैं और सप्लाई को बढ़ाते हैं तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है और डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड इनवर्ड शिफ्ट होता है. तो विद द इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन डिमांड देयर विल बी डिक्रीज इन प्राइस, बट द इफेक्ट ऑन क्वांटिटी विल रिमेन एम्बिगुअस. इट कैन रिमेन सेम, कैन गो अप, कैन गो डाउन, इट्स नॉट क्लियर. एंड फाइनली इफ वी डिक्रीज द डिमांड एंड डिक्रीज द सप्लाई, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे इस डायग्राम में. प्राइस ऑन वाई एक्सिस, क्यू here, this is original demand, this is original supply, market is in equilibrium at E0, this is equilibrium price Q0 P0, equilibrium quantity demand and supply Q0. अब हम देखना क्या चाह रहे हैं, जो लास्ट पॉइंट है, अगर डिमांड कम हो जाए और सप्लाई भी कम हो जाए तो क्या होगा. नाउ व्हेन डिमांड विल गो डाउन, डिमांड कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड फ्रॉम D0 टू D1. अगर सप्लाई कम हो जाए तो सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट इनवर्ड फ्रॉम S0 to S1. Now the market is in equilibrium at this point E1. यहां पे क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है फ्रॉम Q0 to Q1 और प्राइस इज सेम. सो वी कैन से दैट whenever there is decrease in demand or decrease in supply at the same time, the result of that is that the price will remain unclear and the quantity will go down. Quantity demand and supply will go down. So यहाँ पे this is how we can see the effect of shift in demand or shift in supply separately on the equilibrium in the market, or we can shift the both curves at the same time, increase or decrease in demand or increase or increase in supply, and we can see what is going to happen. मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ता है जब हम दोनों को एक साथ शिफ्ट करते हैं या एक को शिफ्ट करते हैं, एक को शिफ्ट नहीं करते. तो हमने देखा कि कभी प्राइस बढ़ जाती है, कभी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाती है. कभी हम ये देखते हैं कि प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है, क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कभी हमने ये देखा कि क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो जाती है, प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस को. आप इनिशियली आपने क्या करना है कि आपने एक रीजनल इक्विलिब्रियम ड्रा करना है. इनिशियल इक्विलिब्रियम है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जो कि आपको इक्विलिब्रियम प्राइस दे रहे हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई दे रहे हैं. अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने देखना है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, वेदर यू आर गोइंग टू इंक्रीज द डिमांड और डिक्रीज द डिमांड. अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, आप डिमांड कर्व को शिफ्ट करेंगे ऊपर या नीचे. अब जब आप उसको ऊपर या नीचे शिफ्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, सो दिस विल ब्रिंग ए चेंज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई. तो इट डिपेंड्स कि वेदर यू हैव इंक्रीज द डिमांड और डिक्रीज द डिमांड, तो अकॉर्डिंगली प्राइस और डिमांड इफेक्ट हो जाएगी, क्वांटिटी इफेक्ट होती है. इसी तरह आप दोनों कर्व्स को भी शिफ्ट कर सकते हैं एक ही टाइम पे. अगर आप सपोज कहते हैं कि इफ यू आर इंक्रीजिंग द डिमांड और ऑन द अदर साइड यू आर डिक्रीजिंग द सप्लाई, तो व्हाट विल हैपन इन द मार्केट. उसके बाद आप देखते हैं कि अगर आप डिक्रीज करते हैं डिमांड को, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड इन द मार्केट और सप्लाई बढ़ाते हैं तो उसका मार्केट पे क्या फर्क पड़ता है, इक्विलिब्रियम प्राइस पे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे. और अगर आप ये देखते हैं कि दोनों में सेम
चेंज करते हैं, अगर दोनों बढ़ती हैं, एक डिमांड भी बढ़ती है और सप्लाई भी बढ़ती है, तो फिर इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, और दूसरी सूरत हाल में अगर आप दोनों को कम करते हैं तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी सूरत हाल को हमने देखा, और आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको उतना ज़्यादा आसानी और जल्दी से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और समझ आ जाएंगी। तो आज लास्ट स्लाइड में आज हम जो है आज के लेक्चर को सम अप करेंगे, समराइज करेंगे, रिवाइज करेंगे। सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, आज हमने क्या सीखा। हमने शुरू किया सप्लाई से, कि सप्लाई को कैसे डिफाइन करते हैं। सप्लाई इज दी बेसिकली अमाउंट दैट sellers are willing and able to sell in the market, so that is the supply। उसके बाद हमने लॉ ऑफ सप्लाई की बात की। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई ये होता है कि अगर there is a positive or direct relationship between supply and price of the product, अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसकी सप्लाई में इजाफा हो जाता है, अगर किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो उसकी सप्लाई भी कम हो। सो there is a direct relationship, positive relationship between price and supply of the product, and this is known as the law of supply। उसके बाद हमने इसी लॉ ऑफ सप्लाई को हमने देखा, इसको एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ टेबल। टेबल में हमने डिफरेंट प्राइसेस ली, उस पर डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाई ली। हमने देखा टेबल में कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है, स्पेसिफिकली आज का जो टेबल था विद रेफरेंस टू आइसक्रीम कोन्स का, हमने देखा अगर आइसक्रीम कोन्स की प्राइस बढ़ती है तो दूसरी साइड पर उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है। उसके बाद उस टेबल के ज़रिए, उस स्केजुअल के ज़रिए हमने कोशिश की कि हम सप्लाई कर्व ड्रा करें, और हमने सप्लाई कर्व ड्रा किया। हमने वाई एक्सिस पे प्राइस को मेजर किया, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी सप्लाइड को मेजर किया, और हर प्राइस के अगेंस्ट क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी के अगेंस्ट वी गॉट ए पॉइंट। सो वी हैव डिफरेंट पॉइंट्स अगेंस्ट डिफरेंट क्वांटिटीज़ एंड डिफरेंट प्राइस। सो अगर हमने कंबाइन करने के बाद एक हमने लाइन ड्रॉ की जो कि पॉजिटिवली स्लोप थी, एंड विच basically that is the supply curve, and that tells us that positive slope tells us that there is a direct relationship between demand, supply and price of the product। उसके बाद हमने determinants of supply की बात की कि अगर किसी प्राइस के अलावा कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो कि सप्लाई को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें हमने 4 फैक्टर्स की बात की। उसमें हमने पहले फैक्टर देखा कि अगर इनपुट की प्राइसेस में तब्दीली आती है, इनपुट की प्राइसेस कम या ज़्यादा होती हैं तो उससे सप्लाई इफ़ेक्ट होती है, सप्लाई कम या ज़्यादा होती है। उसके बाद हमने देखा दूसरा जो फैक्टर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी सप्लाई को इफ़ेक्ट कर सकती है पॉजिटिवली। अगर नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं आप, नई मशीन्स यूज़ करते हैं, नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, सप्लाई ज़्यादा होगी और सप्लाई का शिफ्ट राइटवर्ड कर जाता है। और अगर टेक्नोलॉजी पुरानी यूज़ करते हैं, पुराने टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो सप्लाई कम होगा और सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तीसरा जो हमने फैक्टर देखा, सो दैट वाज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सेलर। सेलर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं दैट कैन आल्सो और चेंज द सप्लाई और शिफ्ट द सप्लाई का। अगर सेलर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में किसी चीज़ की कीमत कम या ज़्यादा हो सकती है, तो एट प्रेजेंट उसकी सप्लाई कम या ज़्यादा हो सकती है और अकॉर्डिंगली सप्लाई कर्व राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो सकता है। लास्ट फैक्टर जो हमने देखा, वो लास्ट फैक्टर जो था दैट वाज द नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट। अगर नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ जाते हैं तो नेचुरली दे स्टार्ट सप्लाइंग मोर इन द मार्केट, सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। अगर सेलर कम होते हैं तो सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सप्लाई जो कि आज हमने पढ़ा। उसके बाद हमने इन दोनों फोर्सेस को जो कि हमने अलग-अलग डिस्कस की, डिमांड एंड सप्लाई को, मार्केट फोर्सेस को हमने इकट्ठा किया एक ही डायग्राम में, एक ही टेबल में, और हमने कोशिश की कि मार्केट में इक्विलिब्रियम हम डिटरमिन करें। एंड वी ब्रॉट एन इक्विलिब्रियम इन द मार्केट एंड वी हैव सीन दैट जहाँ पे जिस प्राइस पे दोनों क्वांटिटी और डिमांड बराबर होती हैं, सो दैट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दैट इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाइड इन द मार्केट। इसी चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया एक डायग्राम की सूरत में। हमने डिमांड कर्व ड्रा किया, एक ही डायग्राम में सप्लाई कर्व ड्रा किया और देखा जहाँ पे ये दोनों कर्व्स
आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे जो दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट इन द मार्केट, एंड दैट पॉइंट डिटरमिन्स द इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट and equilibrium quantity, demand and supply in the market. So the point where the demand and supply curve intersect each other, that is the equilibrium in the market. उसके बाद हमने देखा कि किस तरह हम इस इक्विलिब्रियम को एनालाइज कर सकते हैं। उसमें हमने देखा कि देयर आर 3 स्टेप्स, हमने बात की 3 स्टेप्स के ज़रिए आप इस इक्विलिब्रियम को एनालाइज कर सकते हैं। हमने पहले स्टेप में देखा उसमें देखा कि आप डिमांड या सप्लाई में शिफ्ट करें या दोनों में शिफ्ट करें। दूसरा स्टेप क्या था, हमने ये देखा कि शिफ्ट किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। एंड थर्डली हमने कोशिश की कि डायग्राम को यूज़ किया जाए, डिमांड और सप्लाई को एक ही डायग्राम में, और इक्विलिब्रियम की जो चेंज है उसको एक्सप्लेन किया जाए। तो हमने देखा कि व्हेन एवर वी शिफ्ट द इंक्रीज द डिमांड और डिक्रीज द सप्लाई, तो हाउ दिस चेंज विल इफेक्ट द इक्विलिब्रियम। अगर हम किसी एक डिमांड में तब्दीली करते हैं या सप्लाई में तब्दीली करते हैं तो हमने देखा कि इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर हम दोनों को इंक्रीज़ करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर हम दोनों को कम करते हैं यानी दोनों तलब और रसद को कम करते हैं तो व्हाट विल हैपन टू द मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट प्राइस। तो डिफरेंट सिनेरियोज हमने देखे। आप कोशिश कीजिएगा इसको ड्रा करने की। आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको यू हैव अंडरस्टूड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इन चीज़ों को दोबारा देखने की इंशाल्लाह। तो आप ज़रा थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आइएगा, क्योंकि इकनॉमिक्स में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उतनी जल्दी उतनी आसानी से आपको चीज़ें समझ आती जाएंगी। तो आज के लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम पजीर करते हैं। आज के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।